हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सबको पता है, हमने कल डिस्कस किया था एपिकल्चर के बारे में और हमने बात की थी सेरिकल्चर के बारे में। आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, साथ में कुछ फैक्ट्स की बात करने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं आज साथ में लैग कल्चर के बारे में और हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि IPM के बारे में। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताएंगे जितना हमने अभी तक पढ़ा है बेटा सब आपने रिवाइज किया है, साथ के साथ पढ़ रहे हैं सब लोग? हाँ जी, गुड मॉर्निंग शीतल, गुड मॉर्निंग राखी। जैसा कि मैं आपको बोल रही हूं, कल हमने डिस्कस किया था कुछ टर्म्स के बारे में इन एपिकल्चर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था एपिकल्चर में और सेरिकल्चर के बारे में हमने कुछ टर्म्स को डिस्कस किया था। अब कुछ डायरेक्ट फैक्ट्स हैं सेरिकल्चर से जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं और लैग कल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, इसके बाद में जब हमारे ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे, हम IPM में क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रैक्टिसेस किसके लिए यूज होती हैं, कौन से कल्चरल मेथड किसके लिए यूज होते हैं, कौन से मैकेनिकल मेथड किसके लिए यूज होते हैं, प्रीडेटर्स क्या होते हैं, पैरासिटॉइड्स क्या होते हैं, ये सारी बात हम IPM में करने वाले हैं। उसके बाद में जो हमारा टॉपिक है जो क्रॉप पेस्ट है, क्रॉप पेस्ट में से हम डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलीफिगस पेस्ट कौन से हैं, राइस के पेस्ट कौन से हैं, व्हीट के कौन से हैं, सीरियल क्रॉप के कौन से हैं, फ्रूट क्रॉप के कौन से हैं। ऑलराइट, हम इस तरह से चलेंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग शुभम, आशीष, राधा, खुशबू, हितेश, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, अभी भी कुछ बच्चे आ रहे हैं ना, ओम प्रकाश, रीमा, गुड मॉर्निंग। चलिए, कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक हम लोग। हम बात कर रहे थे सेरिकल्चर की और सेरिकल्चर में हमने क्या बोला था कि सिल्क वॉर्म कौन कौन से टाइप्स के हैं, यूनिवोल्टाइन क्या होता है, बायोवोल्टाइन क्या होता है एंड मल्टीवोल्टाइन क्या होता है। तो जो यूनिवोल्टाइन वाले होते हैं ना, उनकी जो एग स्टेजेस हैं कई बार वो डायपॉज में चली जाती हैं यूनिवोल्टाइन वालों की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, जो यूनिवोल्टाइन है कई बार उनकी जो एग स्टेजेस हैं वो डायपॉज में जाती हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीटमेंट देते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मयंक, गुड मॉर्निंग ओम, है ना। चलिए करें स्टार्ट अप टॉपिक। हम आ चुके हो सब लोग? ओके, जैसा कि मैंने बोला है कि मैं सब पे चेक रखूंगी जो बच्चे मेरी क्लास में आ रहे हैं, किस दिन आप नहीं आए हो, है ना, क्योंकि रेगुलर पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। चलिए अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। न्यूली हैच्ड सिल्कवॉर्म लार्वे इज नोन एज केंगो। जो नए हैच्ड सिल्कवॉर्म के लार्वे होते हैं उनको हम केंगो भी बोल देते हैं। दूसरा, ब्रशिंग इज अ प्रोसेस of separating newly hatched larvae gently and transferring them to the rearing sheets। अब ब्रशिंग की प्रोसेस क्या होती है, इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं, हैंड ब्रशेस भी होते हैं और मैकेनिकली भी करते हैं, मशीन्स भी होती हैं। ब्रशिंग में हम क्या करते हैं, जो भी नए लार्वा हैच किए हैं ना उनको हम जेंटली उठा के क्या करेंगे, नई शीट्स पे, जो पेपर लाइक रेयरिंग शीट्स होती है वहां पे हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ब्रशिंग बोल देते हैं। अब क्या होता है, सिल्कवॉर्म में भी हमने पढ़ा कि 5 इंस्टार्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इंस्टार होता है उसकी रेयरिंग को हम बोलते हैं चौकी रेयरिंग। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे फोकस करेंगे, जो सिल्कवॉर्म की रेयरिंग होती है उसमें भी जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इंस्टार है उसकी रेयरिंग को बेटा क्या बोल देते हैं हम, चौकी रेयरिंग। याद रखना, क्या बोलते हैं उसको हम, चौकी रेयरिंग। सबसे पॉपुलर मेथड जो चौकी रेयरिंग में है वो है बॉक्स में रेयरिंग। ठीक है, सबसे पॉपुलर मेथड चौकी रेयरिंग में, चौकिंग मतलब कि जो यंग स्टार इंस्टार्स की हम रेयरिंग कर रहे हैं उसमें भी सबसे पॉपुलर मेथड हमारे पास में कौन सा है, बॉक्स रेयरिंग। ठीक है जी, उनमें भी सबसे पॉपुलर मेथड हमारा कौन सा है, दैट इज बॉक्स रेयरिंग। यहां तक सबको क्लियर? यहां तक फैक्ट्स क्लियर है? डायरेक्ट पॉइंटर्स मैंने यहां पे दिए हैं। ठीक है,
चलिए अगले पॉइंटर्स की बात करते हैं। जो हमारे पास में रेयरिंग होती है वो 3 प्रकार से होती है। कौन कौन से प्रकार से? शेल्फ रेयरिंग, शूट रेयरिंग एंड फ्लोर रेयरिंग। क्या कर सकते हैं हम रेयरिंग में? या तो हमने वो चैम्बर्स बनाए होते हैं, रूम्स बनाए होते हैं रेयरिंग के, जहां पे हम शेल्फ्स को रेगुलरली डिसइंफेक्ट करते हैं और वहां पे हम क्या कर देते हैं, वहां पे हम सिल्क वॉर्म्स को रेयर करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं? शूट रेयरिंग। शूट रेयरिंग में हम क्या करते हैं? शूट्स के ऊपर रेयरिंग करेंगे। या इसके अलावा हम एक और मेथड फॉलो करते हैं, कौन सा? फ्लोर रेयरिंग। अब जो भी हमारे पास रेयरिंग हाउस होता है, उस रेयरिंग हाउस में हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है। देखो, सिल्क वॉर्म में कोई भी पेस्ट आता है, कोई भी डिजीज आती है, उसके लिए 2-3 चीजें मैंडेटरी हैं। कोई भी पेस्ट में, कोई भी डिजीज में आप 2-3 चीजें जरूर पढ़ते हो। क्या? कि रेयरिंग हाउस साफ होना चाहिए, या फिर रेयरिंग हाउस कैसा होना चाहिए? डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, जहां पे भी हमने सिल्क वॉर्म लार्वा को रखा है, जो भी शेल्फ्स हैं वो सारी हमारी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ठीक है। और वहां पे कोई चूहे वगैरह नहीं होने चाहिए, रैट प्रूफ होनी चाहिए, और अच्छी वेंटिलेशन वहां पे होनी चाहिए, अच्छी लाइट वहां पे आनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं डिसइंफेक्शन की रेयरिंग हाउस के, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करते हैं। तो रेयरिंग हाउस को हम 2 से 4% फॉर्मेल्डिहाइड के साथ डिसइंफेक्ट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो चीज है ना डिसइंफेक्शन वाली, ये कोई भी पेस्ट होगा, कोई भी चीज होगी, हर एक में एप्लीकेबल है, ठीक है। डिसइंफेक्शन आपका हमेशा किया जाता है। कोई भी डिजीज आएगी, कोई भी पेस्ट आएगा, यही आएगा कि डिसइंफेक्शन करना है, ओके। चलिए, यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक फैक्ट सबको क्लियर है सिल्क वॉर्म के? चलिए अब आगे बात करते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं, आप देख सकते हो ये मलबरी लीव्स है, जिसके ऊपर क्या है, सिल्क वॉर्म आपके क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं। ये आपका रियरिंग चैम्बर्स है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि चैम्बर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, हमने बोला जो चॉकिंग रेयरिंग होती है, चौकी रेयरिंग हम किसकी करते हैं? 1 से 3 इंस्टार की करते हैं। यानी कि जो यंग स्टेजेस है, यंग स्टेजेस में हम क्या कर रहे हैं? चौकी रेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, अब यंग इंस्टार्स कौन से हैं? 1 से 3 है। अगले अगर हम बात करते हैं 4 से 5 की, 4 से 5 क्या हो गए हमारे? लेट इंस्टार्स। यंग इंस्टार्स कौन से हैं? जो जल्दी वाले हैं, शुरू वाले हैं, पहले 3 हैं। अगले वाले को क्या बोल देंगे? लेट एज, जो थोड़े बड़े हो चुके हैं, ठीक है। तो लेट एज इंस्टार्स कौन से हो गए हमारे? 4th एंड 5th इंस्टार्स। अब हम क्या करते हैं? एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? माउंटिंग। माउंटिंग क्या होता है? माउंटिंग में हम लार्वे को माउंटेजेस पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। कुछ शीट्स पे प्लेस कर देंगे, माउंट पे प्लेस कर देंगे, उसको हम क्या बोल देंगे? माउंटिंग बोल देंगे। उसके बाद में क्या होंगे? जो लार्वे होंगे वो स्पिनिंग करेंगे, यानी कि वो क्या करेंगे? कोकून बना देंगे। और स्पिनिंग के बाद में अडल्ट बनने से पहले पहले हम क्या करते हैं? 6th डे पे हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। 6 डेज के बाद में हम क्या कर लेंगे? हार्वेस्टिंग कर लेंगे। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, आप इसको देख सकते हैं, फिर हम आगे करेंगे, ठीक है। नाउ जब हम यहाँ पे माउंटिंग की बात कर रहे हैं, साइड में लिखती हूँ, है ना। माउंटिंग का सिंपल सा मतलब है ट्रांसफर ऑफ द लार्वे टू द सपोर्टिंग डिवाइसेस, टू द सपोर्टिंग डिवाइसेस फॉर स्पिनिंग। कि लार्वे ने अब क्या करना है? स्पिन करना है, अपने अराउंड को वो बनाना है ना, सिल्क बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जो लार्वा है उसको हम कुछ ऐसे डिवाइसेस पे ट्रांसफर कर देते हैं जो क्या करती है? स्पिनिंग को सपोर्ट करती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? माउंटिंग बोल देते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं कि माउंटिंग क्या होता है, ठीक है। अब माउंटेजेस में भी इंडिया में वैसे तो ट्रेडिशनल माउंटेजेस भी बहुत है। हाँ, चंद्रिके, ये जो चंद्रिके है ये आपकी माउंटिंग में यूज होता है।
रोटेशनल माउंटेन्स जो हैं कॉमनली प्रेफर किए जाते हैं यूनिफॉर्मिटी के लिए। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं माउंटेजेस में भी, रोटेशनल वालों को। ठीक है, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए कि माउंटिंग में भी अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में जो रोटरी माउंटेजेस हैं उनको कॉमनली प्रेफर किया जाता है टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड शेप एंड साइज। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्पिनिंग की, यहां पे एडिशनल फैक्ट ऐड कर रही हूं, तो हमारे पास जो मल्टी वोल्टाइन है उनके केस में 48 घंटे बाद स्पिनिंग हो जाती है। ठीक है, यानी कि 2 दिन में। राइट, यहां तक क्लियर है पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास में है इसी के, अच्छा वो दे दिए, डेफिनेशन दे दिया माउंटिंग की अगले फैक्ट्स में, कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग राइप वॉर्म्स टू द अप्लायंसेस यूज्ड फॉर सपोर्ट स्पिनिंग बाय लार्वा इज कॉल्ड माउंटिंग। राइप वॉर्म्स का मतलब क्या है, जो आपके लेट इंस्टार्स है, जो रेडी हैं सिल्क बनाने के लिए, है ना, ग्लैंड से सिक्रीशन के लिए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, राइप वॉर्म्स बोल देते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स माउंटिंग में यूज होते हैं, जैसे कि अभी एक बच्चे ने चंद्रिके भी बोला था, हैंड पिकिंग है, साइमल्टेनियस माउंटिंग है। उसमें से हमने बोला कि जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेथड है माउंटिंग का, वो हमने डिस्कस किया कि रोटरी माउंटेज क्या है, आपके सबसे कॉमनली यूज किए जाते हैं यूनिफॉर्मिटी के लिए। देन अगला पॉइंट हमारे पास में क्या है कि इंडियन मलबरी सिल्क वॉर्म जो कि मल्टी वॉलेटाइन है, उस कोकून का जो आपका वेट है वो होता है 1.1 से 1.4 ग्राम, 1.1 से 1.4 ग्राम, और अगर बाय वॉल्टाइन हाइब्रिड कोकून है तो उसका वेट होता है 1.6 से 1.8 ग्राम। टोटल फिलामेंट लेंथ की बात करें तो जो मल्टी वोल्टाइन है उसका होता है 900 से 1200 मीटर, और बाय वोल्टाइन का होता है 1200 से 1600 मीटर। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्ट फैक्ट्स है, और आपको पता है कि सेरिकल्चर से जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट ही आ जाता है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स यहाँ पे साथ में दे दिए मैंने आपको। अगला हमारे पास में, कल मैंने आपको बोला था ना कि डीनियर होता है। डीनियर क्या होता है बताओ फटाफट। कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना कि एक डीनियर वर्ड होता है। डीनियर क्यों यूज करते हैं बताओ, किस चीज का यूनिट है, फटाफट से बताइए, बोलिए बोलिए। हमने कल ही डिस्कस किया है कि डीनियर क्या होता है। हाँ जी, तो डीनियर क्या होता है, एक यूनिट होता है, और डीनियर से हम क्या बताते हैं कि हमारे पास में थिकनेस कितनी है। तो डीनियर बेसिकली क्या है, एक यूनिट है। डीनियर इज द यूनिट टू मेजर द थिकनेस ऑफ फिलामेंट ऑफ सिल्क यार्न। थिकनेस को कैसे मेजर करते हैं हम, डीनियर से मेजर करते हैं। ठीक है, तो वेट ऑफ 900 मीटर ऑफ थ्रेड इन ग्राम इज 1 डीनियर। ठीक है, 9000 अगर हम मीटर की बात करें थ्रेड की, 1 ग्राम में उसको हम क्या बोल देते हैं, डीनियर बोल देते हैं। फॉर्मूला देखिए क्या है, फॉर्मूला क्या है, वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय लेंथ इन मीटर्स इंटू 9000। यानी कि हाँ, जो सिल्क स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, थिकनेस को देखेंगे, स्ट्रेंथ को देखेंगे। ओके, तो मीन क्या है, इट इज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ फिलामेंट ऑफ सिल्क यार्न। फॉर्मूला क्या है, वेट कितना है ग्राम में, डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है मीटर में, इंटू 9000। ठीक है, अगला मेन पॉइंट, ड्यूरिंग रीलिंग 8 to 10 एंड्स ऑफ सिल्क फिलामेंट drawn from individual cocoon are held together to form a silk yarn of a desired count. The smaller number of denier indicate a finer yarn. सिंपल सा मतलब है कि जब रीलिंग की जाती है तो क्या करते हैं, 8 से 10 जो फिलामेंट्स हैं, सिल्क फिलामेंट्स हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है। अगर आपका जितना कम डीनियर की वैल्यू होगी उतना ही फाइन आपका यार्न होगा, उतना ही फाइन आपका सिल्क होगा। जितनी कम उसकी वैल्यू हो, जितना कम उसकी वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी दैट मीन्स उतना फाइन वो नहीं होगा, उतनी ही ज्यादा उसमें जो आपके फिलामेंट्स हैं वो मिक्सिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम डीनियर की बात करें, थिकनेस बता रहे हैं ना, इसीलिए थिकनेस बता रहे हैं, इसीलिए अगर कम वैल्यू है तो वो उतना थिक नहीं होगा, उतना ही क्या होगा,
फाइन होगा, सिंपल सी बात। ठीक है जी, डिनर का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया। अगला हमारे पास में है कि डिनर का हमने कर लिया, अब सबसे फाइन कौन से हैं, अब हम फाइनेस्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे फाइन कौन से हैं, देखो मलबरी सिल्क जो है दे आर द फाइनेस्ट, फॉलोड बाय एरी, ओक तासर, मुगा एंड तासर। नंबर भी साथ में दिया हुआ है ब्रैकेट में कि अगर हम बात करते हैं मलबरी सिल्क की, उसमें 2 से 3 जो आपके सिल्क होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं फाइबर्स। अगर हम एरी की बात करते हैं उसमें 3 से 4, ओक तसर में 3 से 5, मुगा में 4 से 7 और तसर में 8 से 12। सबसे कोर्स की अगर हम बात करते हैं तो तसर सिल्क जो है वो सबसे कोर्स है। सबसे फाइन की बात करोगे तो हमारे पास में मलबरी सिल्क सबसे फाइन होता है। ये भी पता होना चाहिए कौन सा सिल्क सबसे फाइन है, तो मलबरी सिल्क सबसे फाइन होता है। और सबसे कोर्स वाला हमारा कौन सा है, तसर वाला सबसे कोर्स वाला होता है। ठीक है, अब फाइननेस की अगर हम बात करते हैं और आउटर लेयर से अंदर की लेयर की तरफ को जाओगे तो जो फाइननेस है वो आउटर से इनर मोस्ट लेयर की तरफ को डिक्रीज करती है, यानी कि जो आपकी बाहर वाला होगा वो ज्यादा फाइन होगा एज कंपेयर टू अगर हम अंदर वाली लेयर की बात करेंगे। तो फाइबर डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, फाइबर डेंसिटी मलबरी सिल्कवॉर्म की कितनी होती है, 1.34। फाइबर डेंसिटी जो है मलबरी सिल्कवॉर्म की कितनी होती है, 1.34। तो फाइबर डेंसिटी टेक्निक हमें क्या बताती है कि जो मुगा सिल्क होता है वो सबसे लाइट सिल्क होता है, लाइटेस्ट होता है, जबकि अगर आप मलबरी सिल्क की बात करोगे तो उसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है सिल्क फाइबर्स की। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा लाइट कौन सा है हमारे पास में, मुगा सिल्क है, लाइटेस्ट है। जबकि अगर आप मलबरी सिल्क की बात करोगे तो मलबरी सिल्क में सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है सिल्क फाइबर्स की। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक फैक्ट्स क्लियर है? कोई ऐसा जिसको कोई फैक्ट समझ ना आया हो? सबको फैक्ट क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, क्वेश्चंस भी पूछूंगी अभी, जैसे सेरिकल्चर का टॉपिक खत्म होगा कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट हमारे पास में है रिलेबिलिटी। समझ आया यहां तक? क्लियर है सबको? चलिए आगे बात करें। चलिए नाउ अब हमारे पास में एक टर्म है, क्लियर है? चलिए ठीक है, बढ़िया है। अभी क्वेश्चंस पूछूंगी थोड़ी देर में, पता चल जाएगा कितना क्लियर है। अब हमारे पास एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं रिलेबिलिटी। अब रिलेबिलिटी का अगर आप देखोगे कि क्या फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ कोकून्स रील्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कास्टिंग्स इनटू 100। यानी कि रिलेबिलिटी में क्या होता है कि हमें फिलामेंट को अनवाइंड करना है, लेकिन कोई भी कोकून टूटना नहीं चाहिए या ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो रिलेबिलिटी हमें क्या करते हैं, जो फिलामेंट्स होते हैं उनको अनवाइंड करते हैं। और अगर हम रिलेबिलिटी में भी बात करते हैं, जो मल्टी वोल्टाइन्स होते हैं जिनमें आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरेशंस मिलती हैं एक साल में, उनकी पुअर रिलेटिबिलिटी होती है, रिलेबिलिटी होती है एज कंपेयर टू द यूनिवोल्टाइन। यूनिवोल्टाइन की अच्छी रिलेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मल्टी वोल्टाइन्स की क्या होती है, कंपैरेटिवली पुअर रिलेबिलिटी होती है। तो रिलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपने क्या करना है, फिलामेंट्स को अनवाइंड करना है, लेकिन कोई कोकून टूटना नहीं चाहिए, कोई कोकून टूटना नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, रॉ सिल्क। आपको मैंने कल एक बात बताई थी, सिल्क में क्या होता है, सेरिसिन होता है, और क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, डीगमिंग प्रोसेस करते हैं पानी में। अब जब हम क्लियर करने के लिए डीगमिंग प्रोसेस कर रहे होंगे या पानी में उसको डाल रहे होंगे, तो उस टाइम पे हम उसकी क्या कर रहे हैं, बेसिकली प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो जो रॉ सिल्क होती है, रॉ सिल्क में बेसिकली क्या होता है, आपका सेरिसिन पाया जाता है। परसेंट ऑफ, अगर हमें रॉ सिल्क का यील्ड देखना है तो उसके लिए परसेंट क्या है, सिल्क obtained divided by cocoon weight into 100. Silk obtained divided by cocoon weight into 100. So percent of raw silk that can be obtained per unit of cocoon, कि per unit of cocoon हमें कितना raw silk मिल रहा है।
तो बायोवोल्टाइन में 80 to 85% होता है, नए इवॉल्व में 55 to 60% होता है, और एमबी मतलब कि मल्टी वोल्टाइन में प्योर रेसिस में 40 to 45% होता है। तो इनकेस अगर बहुत डेप्थ से भी पूछा गया तो भी मैंने यहाँ पे आपको सारे फैक्ट्स प्रोवाइड कर दिए हैं कि किसके केस में क्या होता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर? देख लीजिए ये फॉर्मूला, फिर आगे बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज भी हैं, कुछ नंबर्स भी हैं, आपको इन सबको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि किसमें क्या होता है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे कुछ प्रोसेसेस की जो सिल्क वॉर्म में की जाती है प्रैक्टिस प्रोसेसिंग के लिए। सबसे पहले हमारे पास में स्टिफलिंग। स्टिफलिंग क्या होता है? स्टिफलिंग में हमें सिंपली क्या करना होता है, हाँ जी सबको क्लियर है, ठीक है। स्टिफलिंग में हमें क्या करना होता है, प्यूपे को किल करना होता है, प्यूपे को मारना है, लेकिन हमें प्यूपे को इस तरह से मारना है कि उसके शेल पे कोई फर्क ना पड़े, है ना। जो हमारे पास में सिल्क फिलामेंट है वो कॉन्टिन्यूअस रहना चाहिए। अब प्यूपे को किल करने के लिए बहुत सारे मेथड्स को यूज किया जाता है, क्योंकि आपको पता है अगर वहां से मौत निकल गई तो उसके बाद में क्या होगा, मौत का मेन काम क्या है, एगलिंग वगैरह है ना, लेकिन उसके माउथ पार्ट्स उतने डेवलप नहीं होते कि वो बहुत सारे बेसिकली कुछ खा पी सके, है ना, उसके बाद तो उसकी डेथ हो ही जाती है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो प्यूपे होते हैं, प्यूपे को पहले ही किल कर देते हैं और कोकून को हमें बचा के रखना है। तो उसके लिए बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग सन ड्राइंग करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं स्टीम से स्टिफलिंग करते हैं, या फिर क्या किया जाता है कुछ आपके अलग अलग ई रेडिएशन या रेडिएशन का यूज किया जाता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली आपने सुना होगा कि हॉट वाटर में भी आपकी स्टिफलिंग की जाती है, या हॉट एयर में भी आपकी स्टिफलिंग की जाती है। तो क्या लिखता है ये कि स्टिफलिंग इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग द प्यूपे विदाउट अफेक्टिंग अ शेल टू ऑब्टेन द कॉन्टिन्यूअस सिल्क फिलामेंट। ये तो आप सबको डेफिनेशन पता होगी, है ना, कि स्टिफलिंग का सिंपल सा मतलब है प्यूपे को मार देना, सिंपल सा मतलब। और ये डेफिनेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो स्टिफलिंग का मतलब याद रखना कि क्या होता है, आपको प्यूपा को मारना है शेल को बिना अफेक्ट किए हुए। डिफरेंट मेथड्स आर सन ड्राइंग, स्टीम स्टिफलिंग, हॉट एयर स्टिफलिंग, एक्स-रे रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, कोल्ड एयर, केमिकल मेथड्स एक्सेट्रा। तो कोकून्स को हम क्या करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि हार्वेस्ट कब करते हैं, जनरली 6th डे पे हम उसको हार्वेस्ट करेंगे, और उसकी हम क्या करते हैं 2 दिन के अंदर ही स्टिफलिंग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप लेट करोगे स्टिफलिंग में तो वो जो अडल्ट है वो तब तक एमर्ज कर जाता है, इसीलिए हमें क्या करना है, विद इन 2 days आफ्टर हार्वेस्टिंग क्या कर देते हैं, हम स्टिफलिंग कर देते हैं। Now, stifled cocoons are preserved in the preservation rooms and humidity should not go beyond 70% and RH and temperature should not go below 25 डिग्री सेल्सियस। अब जो हमने स्टिफलिंग की है उन कोकून्स को हमने स्टोर करना होता है। स्टोर हम कैसे करते हैं, 70% RH पे स्टोर करते हैं और टेम्परेचर आपका 25 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मौत की, हेल्दीएस्ट जो मौत है उसको हम चूज करते हैं कि वो एग्स को लेकर है। ठीक है, और लार्वे क्या करेंगे, फिर हैच कर जाएंगे। और एक बार जब लार्वे आपके हैच यहाँ पे कर गए तो हम क्या करेंगे, उन लार्वों को फीड करेंगे। जैसे अगर मलबरी की हम बात करें, मलबरी सिल्क वॉर्म की, तो सिल्क वॉर्म को हम मलबरी लीव्स के साथ में फीड करते हैं। और जब आपके सिल्क वॉर्म थोड़े से बड़े हो जाएंगे या आपके लेट इंस्टार्स आने लग जाएंगे तो हम क्या कर देते हैं, उसकी प्रॉपर माउंटिंग कर देते हैं। और उसके बाद में जैसे ये क्या करेगा, अपना पूरा कोकून बनाना शुरू कर देगा, और ये जो प्यूपे है इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे किल कर देते हैं। ठीक है, प्यूपे इनसाइड द कोकून्स आर किल्ड बाय पुटिंग देम इनटू द हॉट वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो जो अंदर प्यूपा है वो मर जाएगा, और दूसरा कि जो सिल्क फिलामेंट है वो भी क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। ठीक है, यही प्रोसेस पढ़ी ना अभी हमने, स्टिफलिंग की अभी बात की थी, तो यहाँ पे फोटो है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, जब एक बार ये हो गया उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, फर्दर इसकी प्रोसेसिंग कर देंगे, या फिर जो फिलामेंट्स वगैरह उनको हम यार्न बनाने में यूज कर लेंगे। ठीक है, और ये आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे ये जो व्हील है इससे हमने क्या किया, जो लूजन्स हाइफे थे वो यहाँ पे डाले, और इसके बाद में हमने क्या किया, यार्न के लिए प्रोसेसिंग कर दी। राइट, नेक्स्ट हमारे पास में है सॉर्टिंग ऑफ कोकून्स। अब सॉर्टिंग ऑफ कोकून्स का मतलब क्या होता है, अगर हम एक प्रोसेस की बात करते हैं,
सॉर्टिंग ऑफ कोकून्स का मतलब होता है कि हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास में कोकून्स प्रेजेंट है उनको देखना है कौन से साफ हैं कौन से खराब हैं, उनको हमने छांटना है बेसिकली। तो सॉर्टिंग ऑफ कोकून्स के लिए एक और टर्म यूज की जाती है जिसको हम बोलते हैं रिडलिंग। रिडलिंग का मतलब क्या होता है कि कोकून्स को आपने छांटना है। जितने भी डिफेक्टिव आपके कोकून्स होते हैं, जितने भी डिफेक्टिव आपके कोकून्स होते हैं, तो हम उनको क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं, ताकि हमारे पास में अच्छी सिल्क आए। तो यहाँ पे जितने भी सॉर्ट ऑफ डिफेक्टिव कोकून्स हैं, लाइक डबल है, फ्लिम्सी है, डीफॉर्म्ड है, डेड कोकून्स हैं, जिससे क्वालिटी खराब हो रही है या अफेक्ट हो रही है, उसको हम क्या कर देते हैं, सॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक पूरा ग्रुप बैठा है और कोकून्स को क्या कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है। अगला देखो, सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिसिन। अब सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिसिन का हमने क्या बोला था कि हमारे पास में एक प्रोसेस होती है जिससे हम सेरिसिन को रिमूव करते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीगमिंग प्रोसेस। अब डीगमिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में कोकून्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं, और पानी में डालने से क्या होता है, ये जो हमारा सेरिसिन होता है ये आपका अलग हो जाता है। तो जो आप रॉ सिल्क बोल रहे थे वो रॉ सिल्क नहीं रहता है सेरिसिन निकलने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे सिल्क कोकून्स हैं और उसको हमने क्या किया, यहाँ पे पानी में ऑटोक्लेविंग में इन्होंने डाल दिया है, ताकि जो हमारे पास में प्रॉपर प्रेशर या जो सेरिसिन है वहां से निकल जाए। और उसके बाद में हमने इसकी डीगमिंग प्रोसेस कर दी, जो गम था वो साइड में निकल गया, और यहाँ पे आपको सिल्क फाइब्रोइन देखने को मिलेगा क्योंकि सेरिसिन तो नहीं रहेगा, है ना। अगला हमारे पास में कुकिंग ऑफ द कोकून्स। तो ये जो प्रोसेस होती है कुकिंग ऑफ द कोकून्स, इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो हम एक ओपन पैन ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, ओपन पैन है और इसी एक ही बेसिन में ये क्या कर रहे हैं, कोकून्स की कुकिंग कर रहे हैं। तो द सेरिसिन और सिल्क गम प्रेजेंट ऑन द कोकून इज सॉफ्टन्ड विद द हॉट वाटर और स्टीम सो दैट फिलामेंट्स कैन बी वाउंड ऑन द रील विदाउट ब्रेक्स और एंटेंगलमेंट। ठीक है, यही हमने डिस्कस किया अभी कि सॉफ्टनिंग हम कर रहे हैं। तो सॉफ्टनिंग हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका सेरिसिन निकल सके। तो सेरिसिन को निकालने के लिए जैसे हम हॉट वाटर या स्टीम वाटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये वाली जो प्रोसेस है ये ओपन पैन है ना, एक ही सिंगल बेसिन आपने लिया है और ओपन पैन में आप क्या कर रहे हो, बॉइलिंग वाटर है और वहीं पे आप कोकून्स को डाल दे रहे हो। आपका सिंपल सा रीजन क्या है कि बाद में ये जो धागे हैं ये एंटेंगल नहीं होने चाहिए, या तो ये चिपकने नहीं चाहिए, है ना, कोई ब्रेक्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप प्रोसेस देख सकते हो। दूसरा प्रोसेस जो इसी के लिए आप कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थ्री टाइप ऑफ पैन कुकिंग हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ पे पहले क्या था, एक ही रैक आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ पे क्या होता है, आपको अलग अलग पैन्स और अलग अलग रैक्स देखने को मिलते हैं अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, तो ये जो है इसमें 3 यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कोकून केज होगा, कुछ डिस्क होंगे, है ना। लेकिन दूसरे वाले में क्या था, एक ही बेसिन था, एक ही में सब कुछ कर रहे थे। ओके, सो इन द फर्स्ट बेसिन at 90 degree Celsius, air gets heated, expands and comes out of the cocoon। एक में हमने क्या किया कि एयर के साथ में ट्रीटमेंट किया। दूसरे में in the second basin, air gets cooled, condenses, so water gets in the cocoon cavity। ठीक है, पहले में क्या किया हमने, हॉट वाटर के साथ, हॉट एयर के साथ में ट्रीटमेंट किया। दूसरे में हमने क्या किया, कूलिंग का टाइम दिया ताकि पानी आपका कंडेंस हो जाए और उसमें चला जाए, कोकून में चला जाए। तीसरे में हमने क्या किया, जो आपका यूनिफॉर्म कुकिंग के लिए जो थी आपकी सारी लेयर्स थी उनको इकट्ठा दे दिया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हम 3 बेसिन का यूज कर रहे हैं और 3 बेसिन में एक में हम क्या कर रहे हैं, हॉट एयर के साथ में ट्रीटमेंट दे रहे हैं। दूसरे में क्या आ रहा है, वही हॉट एयर क्या हो जा रही है, कूल हो जा रही है, और जो वाटर है वो आपका कोकून के अंदर चला जा रहा है कंडेंस होने के बाद में। और तीसरी लेयर में हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म कुकिंग कर रहे हैं। ये टेम्परेचर मत लिखना, टेम्परेचर गलती से सेम हो गया, ठीक है, ये टेम्परेचर रहने देना। मतलब कि आपको बताने के लिए कि अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। 90-60 के अराउंड ही रहता है वैसे तो। अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। किस चीज के लिए, बेसिकली सेरिसिन को रिमूव करने के लिए और सॉफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेसेस हमने इसमें कवर कर ली कुकिंग ऑफ कोकून्स में। अगला हमारे पास में है ब्रशिंग ऑफ कोकून्स। तो ब्रशिंग जो की जाती है, जो भी कोकून के ऊपर कोई लेयर है उसको रिमूव करने के लिए, फ्लॉस लेयर को रिमूव करने के लिए की जाती है। हमारे पास में कुछ इस तरह के ब्रशेस, जिसको हम हैंड ब्रशेस बोलते हैं, ये अवेलेबल होते हैं। या फिर कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मैकेनिकल ब्रशेस है इनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े लेवल पे। अगला हमारे पास में रीलिंग। रीलिंग हमने अभी डिस्कस किया था कि रीलिंग का मतलब क्या होता है
कि हम क्या करेंगे, अनवाइंडिंग करेंगे सिल्क फिलामेंट्स की। तो जब हम अनवाइंडिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे आपके सिल्क फिलामेंट्स में भी आप देखोगे कि नंबर ऑफ हमें जो छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं वो सिल्क के साथ में क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। तो जब हम रीलिंग करते हैं, रीलिंग के बाद में हम क्या करते हैं कि बहुत सारे आपके जो जैसे कोई एंड है कोकून का, उन फिलामेंट्स को हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं ताकि हमारे पास में जितनी भी हमें डिजायर्ड थिकनेस है वो मिल सके। तो एक हमारे पास में प्रोसेस क्या होती है रीलिंग की, रीलिंग में हम क्या करते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ एंड्स जो कोकून्स के हैं उनको हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं ताकि हमें प्रॉपर थिकनेस मिले। इंटरनेशनली हमने अभी बात की थी कि जो एक्सेप्टेड थिकनेस है वो क्या है, डीनियर्स है। अब डीनियर्स में हम बोल रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड हमारे पास में 14 डीनियर्स है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थिकनेस है जो हमारे पास में क्वालिटी इसकी रॉ सिल्क की है वो कितनी होनी चाहिए, 14 डीनियर्स होनी चाहिए। ठीक है, अगला, सिल्क रीलिंग इन इंडिया इज कैरिड ऑन a variety of reeling gadgets like चरखा, कॉटेज बेसिन एंड मल्टी एंड रीलिंग मशीन्स। अब जब हम रीलिंग की बात करते हैं ना, अलग अलग तरीके से सिल्क रीलिंग होती है। कई जगह पे चरखे को यूज किया जाता है, कई बार कॉटेज बेसिन को यूज किया जाता है, और कई जगह पे मल्टी हैंड रीलिंग मशीन्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी रीलिंग की प्रोसेस है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास में बेलिंग। बेलिंग का मतलब क्या होता है कि जितना भी सिल्क है आपको उसको इकट्ठा करना है। तो बेलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि फिलामेंट्स आर वूंड इनटू स्कीन्स पैक्ड इनटू 2 to 4.5 kg बंडल्स कॉल्ड बुक्स। कि हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास में सिल्क का प्रेजेंस है, जो भी सिल्क हमें मिला है, उसको हम क्या करेंगे, स्कीन्स में ग्रुप्स में बना देंगे, और इन बंडल्स को हम क्या बोलते हैं, बुक्स बोलते हैं। 2 से 4.5 kg के बंडल को हम क्या बोलेंगे, बुक्स बोल देंगे। और उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, बेल्स में पैक कर देंगे, और जहां पे भी शिप करना है वर्ल्ड वाइड वहां पे हम शिप कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे फोटोज देख सकते हैं। ठीक है, राइट। तो ये प्रोसेसेस साथ साथ में लिख भी लेना थोड़ा थोड़ा। तो बेलिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि हमने क्या करना है, ग्रुप में इसको या गांठों में इसको हमने बनाना है। ठीक है, सिल्क वॉर्म को, सिल्क वॉर्म के सिल्क को, ठीक है, गांठों में बनाना है, या हमने क्या करना है, इसको बेसिकली पैक करना है। ठीक है, अगर इसको हम क्या करते हैं, 2 से 4.5 kg के अगर बंडल्स बनाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बुक्स बोल देते हैं। राइट। सो अब यहाँ पे 2 फैक्ट्स और हैं। इंडिजिनियस जो हमारे पास सिल्क वॉर्म रेसेस हैं उसके एग्जाम्पल्स ये पूछे जाते हैं, यूनिवोल्टाइन कौन सा है, बायवोल्टाइन कौन सा है, और पॉलीवोल्टाइन कौन सा है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास में है कि इंडिया में कौन कौन से बायवोल्टाइन और पॉलीवोल्टाइन रेसेस हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं कि कौन कौन से इंडिजिनस सिल्कवॉर्म रेसेस है इंडिया में, और कौन कौन से हमारी डेवलप की गई रेसेस हैं। सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे गए हैं। यूनिवोल्टाइन में देखो बोरा पोलू है एंड कश्मीर ब्रीड्स है, बायवोल्टाइन में जाम है, पॉलीवोल्टाइन में निस्तरी है, छोटो पोलू है, प्योर मैसूर है, बाली पलू है। डेवलप जो हुई है बायोवोल्टाइन में के ए, NB7, NB18, NB4D2, और पॉलीवोल्टाइन में निस्मो है, इकोट है, इटान है ना, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कमर्शियल हाइब्रिड्स ऑफ मलबरी सिल्कवॉर्म एट CSRTI मैसूर, CSR2, CSR3, CSR4। ठीक है, जो मैसूर में आपके डेवलप्ड है कमर्शियल हाइब्रिड्स वो आप देख सकते हैं, CSR2, 3 and 4। और जो तसर वॉल सिल्कवॉर्म है जो डेवलप किया है CSB ने वो है BDR10, और जो एरी सिल्कवॉर्म रेस है वो है C2। ठीक है, तो ये रेसेस हैं, ये भी आपको दे दिया यहाँ पे मैंने कि कौन कौन से किसने डेवलप किए हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं।
सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है ये? मैसूर में है। ठीक है, ओके। नेशनल सिल्कवॉर्म सीड प्रोजेक्ट बेंगलोर में 1981। कल मैंने आपको इससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट दी थी क्या, कि इंस्टीट्यूट्स लिखने हैं या कुछ भी ऐसा दी थी? सेंट्रल सिल्क टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर। ठीक है, ये 1983। एक लेबोरेटरी भी है, वो भी बेंगलोर में ही है। ठीक है, सिल्क वॉर्म की जो लेबोरेटरी है वो भी बेंगलोर में ही है। चलिए, नाउ अब हम बात करेंगे इन्हीं प्रोसेसेस का। एक पूरा फ्लो चार्ट दिया है। एक वर्ड आया था पीछे फ्लॉस के बारे में, ब्रशिंग के टाइम लिखा था ना फ्लॉस। फ्लॉस का मतलब होता है जो आपके उलझे हुए सिल्क फिलामेंट्स हैं। ठीक है, फ्लॉस का मतलब होता है एंटेंगल्ड, जो भी हम सिल्क फिलामेंट्स की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए देखो सामने क्या लिखा है, फिर आगे बात करते हैं। ये ठीक है, एंटेंगल्ड लूज फिलामेंट्स, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स देख लिया करो। इसमें क्या करते हैं हम, रॉ सिल्क को स्किन से निकालकर पैक करते हैं, गांठों में पैक करते हैं, ताकि उसका ट्रांसपोर्ट किया जा सके या शिपिंग की जा सके, है ना। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास में ये भी हो गया, इंस्टीट्यूट्स भी हो गए, पेस्ट बचते हैं। अच्छा पहले ये कर लेते हैं कवर। अब हमारे पास सबसे पहली प्रोसेस देखो क्या लिखी है, ड्राइंग या फिर स्टिफलिंग। ड्राइंग या स्टिफलिंग की बात करते हैं। ड्राइंग या स्टिफलिंग में क्या है कि कोकून्स को हम ड्राई करते हैं, सन या स्टीम या हॉट ड्राई करेंगे
ताकि हम प्यूपे को किल कर सकें और हमारे पास में जो सिल्क का शेल है वो डैमेज ना हो। ठीक है, पहली प्रोसेस हमारे पास में क्या है, ड्राइंग। और ड्राइंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, सन, स्टीम या फिर हॉट एयर। ओके, दूसरा हमारे पास में क्या है, स्टोरेज। स्टोरेज क्या करते हैं हम कि जो ड्राइड कोकून्स होते हैं उनको हम 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, तो उसको हमने क्या बोल दिया, स्टोरेज बोल दिया। अगला हमारे पास में है सॉर्टिंग। का मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग का मतलब होता है जो कोकून्स हैं उनको हमें अलग अलग बेसिस पे सॉर्ट करना है। कुछ को हम कलर के बेसिस पे सॉर्ट करते हैं, कुछ को हम साइज के बेसिस पे सॉर्ट करते हैं, कुछ को शेप के बेसिस पे, या कुछ को आप फिलामेंट की लेंथ के बेसिस पे या डायमीटर के बेसिस पे सॉर्ट करते हो। तो हमारे पास अगला प्रोसेस क्या हो गया, सॉर्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुकिंग। कुकिंग में हम क्या करते हैं, जो हॉट वाटर में हम कोकून्स को डाल देते हैं ताकि सेरिसिन जो है वो रिमूव हो जाए या सॉफ्टनिंग हो जाए या डीगमिंग हो जाए। तो कुकिंग का मतलब क्या होता है कि सॉफ्टन्स सेरिसिन इन हॉट वाटर। अब हॉट वाटर में हम ओपन सिस्टम यूज कर सकते हैं या 3 पैन सिस्टम यूज कर सकते हैं, ये यहाँ पे दिया गया है। अगला क्या है, डी फ्लॉसिंग या फिर ब्रशिंग। डी फ्लॉसिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द फ्लॉस, क्योंकि यहाँ पे टर्म आनी थी इसलिए पीछे मैंने क्लियर कर दिया। फ्लॉस को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपके रील का जैसे एंड होता है ना, रील का एंड अगर हमें ढूंढना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे जो भी टेंगल्ड फिलामेंट्स हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, रीलिंग प्रोसेस के लिए जो फ्लॉस लेयर है उसको रिमूव कर देते हैं ताकि उसका एंड हमें मिल जाए। ठीक है, अगला रीलिंग। रीलिंग में हम क्या करते हैं, सिल्क फिलामेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्विस्ट करते हैं और कॉन्टिन्यूस एक धागा बना देते हैं। जैसे आप रील भी यूज करते हो ना मशीन्स वगैरह में, क्या करते हैं हम, एक कॉन्टिन्यूस धागा होता है ना जिसको हम रील बोलते हैं। तो रील में भी हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास फिलामेंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे और उसके बाद में कॉन्टिन्यूस हम क्या करेंगे, धागा बना लेंगे। मेथड क्या है रीलिंग के, चरखा हो गया लेकिन चरखे में आपको पुअर है, कॉटेज बेसिन हो गया जो मॉडरेट है, और उसके बाद में आपका फिलेचर हो गया जो बेस्ट मेथड है रीलिंग में। अगला हमारे पास में है केमिकल प्रोसेसिंग। केमिकल प्रोसेसिंग में जैसे कि आप डी गमिंग करते हो, ठीक है, जैसे कुछ एल्कली यूज कर लिए या कोई एंजाइम्स यूज कर लिए, वेटिंग करते हो। अब वेटिंग में क्या होता है ना, वेट को ऐड करने के लिए, लश्चर को ऐड करने के लिए, शाइन को ऐड करने के लिए हम लोग कुछ सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं, जैसे फॉस्फेट हो गया, टिन हो गया, सिलिकेट हो गया। इन सबको ऐड करके क्या हो जाता है, उसमें लश्चर आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अगला है री रीलिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी डिफेक्टिव रील्स आपकी हमें आपको देखने को मिलेगी उसको हम क्या करेंगे, रीबाउंड करेंगे एक स्टैंडर्ड साइज में, सो दैट जो हमारे पास में थ्रेड वेस्ट हो रहा है उसको हमने वेस्ट नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, जो भी डिफेक्टिव थ्रेड्स वगैरह होते हैं उसकी दोबारा से क्या करते हैं, रीलिंग करते हैं, री रीलिंग करते हैं। इसके बाद में हमारे पास प्रोसेस है दैट इज लेसिंग एंड स्कीइंग। तो लेसिंग एंड स्कीइंग में हम क्या करते हैं, जो सिल्क के धागे होते हैं उनको हम ट्विस्ट करते हैं और बंडल्स बनाते हैं बुक्स में, और उसके बाद में बेल्स में, या फिर हम क्या कर देते हैं, गांठ बना के बेसिकली, या पैकिंग करके हम क्या कर देते हैं, आगे उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं या फिर शिप कर देते हैं। तो जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं इनको अब आपने देख लेना है। एक जगह पे मैंने सारी प्रोसेसेस आपको दे दी हैं, ठीक है, कि कौन सी प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये आपने एक बार देख लेना है कि किस प्रोसेस में क्या क्या चीजें हो रही है, राइट। तो ये हमारा जो सिल्क वॉर्म का टॉपिक था, ठीक है, ये हर एक प्रोसेस को मैंने इकट्ठा दे दिया, आप देख सकते हो कि कौन सी प्रोसेस में क्या चीज हो रही है। चलिए, ये वाला हमारा टॉपिक जो था, इसमें अब बचता है इंसेक्ट एंड पेस्ट की बात करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले पेस्ट की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊजी फ्लाइज। तो सिल्क वॉर्म में आपको पता होना चाहिए जो ऊजी फ्लाई है जिसका नाम है एक्सोरिस्टा सॉर्बिलेंस, ये जो फ्लाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लाई है। इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था एक एग्जाम में कि ये जो ऊजी फ्लाई होती है, सिल्क वॉर्म का मेजर पेस्ट कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो सिल्क वॉर्म का मेजर पेस्ट है ये ऊजी फ्लाई है। यहाँ पे आप साइड में फ्लाई देख सकते हो। ये क्या करता है, जो आपका सिल्क वॉर्म होता है उसके ऊपर इसके लार्वे क्या करते हैं, बेसिकली अटैक करते हैं। तो ये जो मेन फ्लाई है आपकी सिल्क वॉर्म की, आपको याद रखना है। तो प्रेजेंस ऑफ ब्लैक स्पॉट और स्कार इन द बॉडी ऑफ सिल्क वॉर्म और होल्स इन द कोकून इज ड्यू टू इन्फेस्टेशन ऑफ द ऊजी फ्लाई। कि ऊजी फ्लाई क्या करती है, जो सिल्क वॉर्म है उसके लार्वे में आपको ब्लैक कलर के स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं या होल्स देखने को मिल रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं आपके, बिकॉज ऑफ दिस ऊजी फ्लाई। इसका नाम नोट कर लीजिए, ओके। बताइए,
नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट इज डर्मेस्टिड बीटल्स। जैसे कि डर्मेस्टिस स्पीशीज आपके पास में है, तो ये बीटल भी क्या है, ये आपका वन ऑफ द मेजर पेस्ट है सिल्क वॉर्म का, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा माइट, माइट भी क्या है, सिल्क वॉर्म का वन ऑफ द मेजर पेस्ट है। तो जो डिजीजेस हैं और पेस्ट है वो इंपॉर्टेंट है सिल्क वॉर्म में, और हमें पता भी होने चाहिए कि क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में डिसीजेस, यहां तक नोट कर लिया। हाँ, क्या बोल रहे हो ओम प्रकाश कि मैम क्या बिना मारे भी कोकून नहीं निकाल सकते हैं? जरूरी नहीं है कि आपको मारना ही है। जब आप नहीं भी मारते तो उसको हम अहिंसा सिल्क बोल देते हैं। और अहिंसा सिल्क में लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारे पास में कोकून बाहर आएगा ना, जब जब आप कोकून लोगे, जब आपका अडल्ट मॉथ बाहर आएगा तो ऊपर से प्यूपा टूटा हुआ होगा। अगर प्यूपा ऊपर से जो आपका कोकून है, सॉरी, ऊपर से टूटा हुआ होगा, प्यूपल स्टेज को अगर आप नहीं मारते हो तो कोकून ऊपर से टूटा हुआ होगा जब अडल्ट बाहर आएगा। और जब वो टूटा हुआ होगा तो आपको बार बार वो जो फिलामेंट है वो आपका कॉन्टिन्यूस थोड़े ना रहेगा, धागा, तो धागा तो टूट जाएगा ना आपका। तो उस चक्कर में क्या होगा, जितने भी धागे आपको दोबारा से उनको छोटे छोटे धागों को फिर इकट्ठा करना पड़ेगा, तो आपकी अल्टीमेटली जो काम करने की प्रोसेस है और बढ़ जाएगी। इसीलिए बड़े लेवल पे इसको नहीं किया जाता है। ठीक है, किसका डाउट था? ओम प्रकाश का, है ना। फिर बोल रहे हैं हम कितने ह्यूमन कितने पापी होते हैं, अपने फायदे के लिए कुछ भी करते हैं। फिर बोल रहे हैं आपसे कोई कमेंट नहीं करेगा क्योंकि आप रिप्लाई नहीं करते। अरे टॉपिक तो कंप्लीट कर लूं, उसके बाद तो देखूंगी डाउट क्या आ रहा है। अगर आपके डाउट से देखते रहिए तो टॉपिक कब कंप्लीट होगा, है ना। मेरा टारगेट था आज मैंने लैक भी करवाना था, लेकिन कंप्लीट आज लैक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा सिल्क वॉर्म का टॉपिक ही अभी खत्म हुआ है, और सिल्क वॉर्म में भी मुझे आपको अभी क्वेश्चंस भी करवाने हैं। बताओ कैसे होगा फिर, बताइए बताइए। चलिए, तो इसीलिए टॉपिक खत्म होने के बाद में मैं डाउट्स देख लेती हूँ आपके, है ना, कि कोई डाउट तो नहीं है, कुछ समझ में तो नहीं आया। चलो, अगर एक डाउट ही देखती रहूंगी तो पढ़ाऊंगी कब? टॉपिक के बाद में मैं हमेशा देखती हूँ कि किसी का कोई डाउट तो नहीं, और पूछती भी सबसे हूँ। चलिए, सो बात कर रहे हैं हम डिसीजेस ऑफ सिल्क वॉर्म की। डिसीजेस में हमारे पास आप देखोगे पेब्राइन डिजीज है। पेब्राइन डिजीज अब आप सबको पता होगा, ये क्या हो रहा है, पेब्राइन डिजीज अब सबको पता होगा कि पेब्राइन डिजीज पहले बोलते थे प्रोटोजोआ की डिजीज है, लेकिन अब आप सबको पता है कि ये जो पेब्राइन डिजीज है ये नोजेमा बॉम्बिसिस से होती है, और ये माइक्रोस्पोरेडियन फंगस है। ठीक है, तो पेब्राइन डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? पेब्राइन डिजीज में आपको काले रंग के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप नोट कर लीजिए कि आपका ये जो लार्वे है, लार्वे के ऊपर आपको काले रंग के धब्बे देखने को मिलेंगे, ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिलेंगे सिल्क वॉर्म में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पेब्राइन डिजीज का। और अगर आप मॉथ्स की बात करते हो तो मॉथ्स के केस में क्या होता है, जो विंग्स होते हैं वो डिफॉर्म्ड होते हैं, एंटीने भी क्या होते हैं, खराब होते हैं। तो पेब्राइन डिजीज का आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया ये पेब्राइन डिजीज वाला, कि पेब्राइन डिजीज किसकी डिजीज है? सिल्क वॉर्म की डिजीज है। पेब्राइन डिजीज किससे होती है? प्रोटोजोआ से होती है, पहले बोलते थे, अब क्या है? माइक्रोस्पोरेडियन फंगस है। जिस टाइम पे पता था कि प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है, बहुत 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 एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं इससे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पेब्राइन डिजीज क्या है, किसमें होती है, कैसे होती है। राइट, क्लियर है? पेब्राइन डिजीज सिल्क वॉर्म की डिजीज है। नाउ अगला हमारे पास में है ग्रासरी डिजीज या फिर मिल्की डिजीज। अब ग्रासरी डिजीज की बात कर लो, मिल्की डिजीज की बात कर लो, ये आपके एनपीवी से होती है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरस। न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरस वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखोगे इसकी बॉडी कुछ मिल्की सी हो गई है, व्हाइटिश जैसी दिख रही है यहाँ पे बॉडी। तो इसके केस में क्या होता है, आपको व्हाइटिश सी बॉडी देखने को मिलती है, सोलन बॉडी देखने को मिलती है, फूली हुई बॉडी हो जाती है। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? ग्रासरी या फिर मिल्की डिजीज बोल देते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? ग्रासरी डिजीज बोलते हैं या फिर मिल्की डिजीज बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको सोलन बॉडी देखने को मिलती है, और बॉडी में से भी आप देखोगे जो मिल्की फ्लूइड है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है।
ऐसा ही लग रहा है ना। तो ये जो डिजीज है याद रखना ग्रासरी डिजीज है, जिसको मिल्की डिजीज बोलते हैं, जो कि एनपीवी से होती है। नेक्स्ट हमारे पास में है फ्लैशरी डिजीज। फ्लैशरी डिजीज जो होती है आप यहाँ पे देख सकते हो, जो लार्वा का बॉडी है वो बिल्कुल ही कैसे पड़ जाती है, ब्लैक पड़ जाती है। तो ये आपके पास में कैसी होती है, फ्लैशरी डिजीज होती है। ठीक है जी, तो इसको आप नोट कर सकते हो। वैसे ये जो फ्लैशरी डिजीज है ना, ये बैक्टीरिया से होती है, यहाँ पे लिखा है ना। कई बार क्या होता है वायरस भी एसोसिएशन में होता है, लेकिन मेनली ये जो डिजीज है ये बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, और जो आपकी ग्रासरी डिजीज है ये आपकी वायरल डिजीज है, वायरस से होती है, एनपीवी से। और ये जो फ्लैशरी डिजीज है मेनली बैक्टीरिया, याद रखना आप इसमें, है ना। मेनली आप क्या याद रखेंगे इसमें, बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो लार्वा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है मस्कार्डिन फंगस। मस्कार्डिन भी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, और मस्कार्डिन दो टाइप का होता है, एक होता है व्हाइट मस्कार्डिन और एक होता है ग्रीन मस्कार्डिन। और ये वाली जो डिजीज है ना ये आपकी फंगल डिजीज है। ठीक है, ये आपकी फंगल डिजीज है। तो जो व्हाइट मस्कार्डिन है उसका नाम है ब्यूवेरिया बेसियाना, जो ग्रीन मस्कार्डिन फंगस है उसका नाम है मेटाराइजियम एनिसोप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास में जो मस्कार्डिन डिजीज है, मस्कार्डिन डिजीज में जो हमारे पास व्हाइट मस्कार्डिन है वो है ब्यूवेरिया बेसियाना, और जो हमारे पास में ग्रीन मस्कार्डिन है उसका नाम है मेटाराइजियम एनिसोप्लाई। ठीक है, ये हमारे पास में मस्कार्डिन डिजीज है, ये याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम कर रहे हैं डिजीजेस वगैरह यहां से क्वेश्चन आता है, और ये डिजीजेस वाला पार्ट क्या आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी कवर कर लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द सिल्क फाइबर इज मेड अप ऑफ फाइब्रोइन विच इज concentrated at the core. This core is surrounded by a layer of sericin which makes up about the remaining 20%. कि जब हम बात करते हैं सिल्क की, तो सिल्क में 80% जो सिल्क है वो फाइब्रोइन से बना है जो कोर में होता है, जबकि 20% जो सिल्क है वो आपका सेरिसिन होता है। The presence of pigments such as xanthophyll in sericin layer of the fiber imparts color to the silk. कि जो आपका सिल्क होता है अगर वहां पे कोई आपके पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या कर देते हैं, सिल्क को कलर देते हैं। For the production of mulberry silk, the sericulture follows 3 प्राइमरी स्टेप्स। अब जब सिल्क वॉर्म की हम बात करते हैं प्रोडक्शन की तो 3 मेजर स्टेप्स है। अगर आप मलबरी को कल्टीवेट करते हो उसको बोला जाता है मोरी कल्चर, मलबरी की कल्टीवेशन को बोला जाता है मोरिकल्चर। देन सिल्क वॉर्म की रेयरिंग जो की जाती है वो तो आपको पता ही, अभी हमने सारा पढ़ा। और तीसरी प्रोसेस है हमारे पास में सिल्क की रीलिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, जो धागे होते हैं सिल्क के उसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो सिल्क वॉर्म की जो रीलिंग है वो तीसरी प्रोसेस है। अगला हमारे पास में है प्रोसेसेस इन दी सेरिकल्चर। तो देखो सबसे पहले ड्राइंग है या स्टिफलिंग है, आप सबको पता है, किलिंग ऑफ द प्यूपा को बोलेंगे। अगला है स्टोरेज, अभी हमने डिस्कस किया। देन सॉर्टिंग, देन कुकिंग, देन डीफ्लॉसिंग या ब्रशिंग, रीलिंग, केमिकल प्रोसेसिंग, री रीलिंग या फिर लेसिंग एंड स्किंग। ये सारी प्रोसेसेस हमने अभी अभी डिस्कस की है। सामने देखिए, इसको देखिए, इसके बाद में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और उसके बाद में हम अपना अगला टॉपिक की शुरुआत करेंगे। चलिए, यहाँ पे एक वर्ड है फिलेचर। फिलेचर जहां पे लिखा है मैकेनाइज्ड होता है और बेस्ट क्वालिटी का होता है। ये बेसिकली क्या है, एक बड़ी सी फैक्ट्री होती है। ठीक है, फिलेचर जो लिखा है ना यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो, फिलेचर का मतलब होता है कि हमारे पास में एक बड़ी सी लार्ज फैक्ट्री है। ठीक है,
और यहाँ पे जो रीलिंग होती है सिल्क वॉर्म की, वो मशीन की हेल्प से होती है, वो मशीन की हेल्प से होती है। ठीक है, देखो फटाफट से सामने क्या लिखा है, इसके बाद में अगला टॉपिक शुरू, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, यहां पे अगर हम बात करते हैं स्कीइंग की, तो अगर हम इंडिया के सिल्क बेल की बात करें तो इसका जो वेट होता है वो 50 kg होता है। और अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो वहां पे आपका जो बेल का वेट है वो 60 किलो होता है। ठीक है, एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हो। इंडिया वाले का वेट 50 किलोग्राम, और अगर आप इंटरनेशनली बात करोगे तो 60 kg। एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हो इसमें। ठीक है, कोई ऐसा जिसको कोई पॉइंट समझ ना आया हो? हम्म, क्लियर है सबको यहां तक? बताइए, सबको क्लियर है यहां तक? बोलते ही नहीं हो एक तो। कोई ऐसा पॉइंट जो इस प्रोसेस से समझ ना आयो? चलो क्वेश्चंस पूछ के देख लेती हूँ। चलिए, चलो बताओ। ओहो, जस्ट अ मिनट, चलो बताओ। किलिंग ऑफ प्यूपा इज कॉल्ड स्टोरेज, रीलिंग, डीगमिंग, स्टिफलिंग या ब्रशिंग? फटाफट से बताएंगे, है ना? अगर प्रोसेस समझ में आ गए हैं तो जल्दी से आंसर करेंगे। बताइए। स्टोरेज, रीलिंग, डीगमिंग, स्टिफलिंग या ब्रशिंग, क्या बोलेंगे? फटाफट बताना है ना? क्या आंसर होगा? बताइए क्या आंसर होगा? कर लिया सबने आंसर? हम्म, चलिए, सो करेक्ट आंसर हमारे पास में है ऑप्शन डी। अभी भी क्या? रीलिंग कौन बोल रहा है भाई? और डीगमिंग भी कोई बोल रहा है, ब्रशिंग भी कोई बोल रहा है। क्यों बच्चों, आपको समझ नहीं आया? इतनी देर से प्रोसेसेस ही तो रिपीट कर रहे हैं कि जब हम प्यूपा को मार देते हैं, स्टिफलिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को। चलिए दूसरा क्वेश्चन। डबलिंग ऑफ थ्रेड्स इज डन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड, थ्रेड की जो डबलिंग होती है उसको एक प्रोसेस से करते हैं
लेसिंग, अच्छा लेसिंग रहने दो, स्टिफलिंग, गमिंग, ट्रीटिंग विद केमिकल, throwing, none of these, none of these। चलो ये बताओ, इसको गलत मत करना, लो बताओ, फटाफट से बताना। पोल नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, टाइम तो मैंने आपको बहुत सारा दिया है। चलो यहाँ पे आंसर कर दो, चैट में आंसर कर लो। पोल नहीं चल रहा तो चैट में आंसर कर दो फटाफट से। ठीक है, यहाँ पे आंसर कर दो भाई, चैट सेक्शन में आंसर कर दो। अगर पोल नहीं चल रहा है तो चैट सेक्शन में आंसर कर दो, मैं देख लूंगी आप क्या बोल रहे हो। चलिए कर लिया आंसर सबने? कर दिया आंसर? सो आपके पास में करेक्ट आंसर है प्रोसेस थ्रोइंग। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्या पूछा है कि दो धागों को जब हम मिला देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रोइंग नहीं बोलते, डबलिंग नहीं बोलते हैं। पढ़ा था ना, थ्रोइंग बोलते हैं। आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो टर्म्स जाके। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, एरी सिल्कवॉर्म का होस्ट प्लांट क्या है? एरी सिल्कवॉर्म का होस्ट प्लांट क्या है? ऑप्शंस आपके पास में है, तो ऑप्शन आपके पास में है अर्जुना, सोम, स्वालू, ओक एंड कैस्टर। चलिए बताइए, अगर आपका पोल नहीं चल रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, मैं देख लूंगी आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, बताओ बताओ। ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। और इसके बाद साइंटिफिक नेम भी बताना, ठीक है? चलिए, सो करेक्ट आंसर हमारे पास में ऑप्शन ई, कैस्टर। ठीक है, चलो मैक्सिमम का सही है फाइनली। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वन्य सिल्क? इनमें से किसको वन्य सिल्क बोला जाता है? ठीक है, ऑप्शंस हैं मलबरी सिल्कवॉर्म, एरी सिल्कवॉर्म, तसर सिल्कवॉर्म, नन ऑफ दीज। बताइए, चलो तो चार ऑप्शंस के साथ अब बताओ, इनमें से किसको वन्य सिल्क बोला जाता है?
बताइए, एरी, मलबरी, तसर, नन ऑफ दिस, क्या ऑप्शन होगा? कर दिया आंसर? सो ऑप्शन हमारे पास में है सी, तसर। ठीक है, सही है। बाकी लोग जो बच्चे गलत कर रहे हो, आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया है। चलो बताओ, तसर का क्या नाम होता है साइंटिफिक? बताइए, तसर को क्या बोलते हैं? एंथेरिया स्पीशीज, है ना, एंथेरिया माइलिटा की जब हम बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं मलबरी सिल्क वॉर्म का, इसका साइंटिफिक नेम बताइए। मलबरी सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम बताओ, बताओ। मलबरी सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या है? चैट सेक्शन में बता दीजिए, है ना। मलबरी सिल्क का क्या है? बॉम्बिक्स मोराए, बॉम्बिक्स मोराए। ठीक है, मलबरी सिल्क वॉर्म का नाम है बॉम्बिक्स मोरे। ओके, चलिए अब आप बताइए एरी सिल्क वॉर्म का नाम। हाँ, आ रहा है आंसर, ठीक है। हाँ जी आशीष, ठीक बोलो। बाकी लोग? ठीक है, राधा सही है। अग्रिमा सही है। ओके, ठीक है जी। सो अभी हमने सेरीकल्चर के बारे में कुछ पॉइंटर्स को डिस्कस किया है। अब सेरीकल्चर में क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, तो एक बार ये सारी चीजों को हम देख लेते हैं किसमें क्या होता है। ठीक है, चले देखो कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो आप। हमने क्या बोला कि जब सिल्क वॉर्म को हम इनिशियल स्टेजेस की रेयरिंग करते हैं, चौकी रेयरिंग बोलते हैं। जो लेटर स्टेजेस की हम रेयरिंग करेंगे उनको हम क्या बोल देते हैं? लेट एज रेयरिंग बोल देते हैं। माउंटेजेस क्या होता है कि हमने उनको क्या किया, किसी चीज पे हमने ट्रांसफर कर दिया लार्वे को। प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? माउंटिंग बोल देते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है? कोकून बनाना होता है। तो जब हम कोकून की बात करते हैं, कोकून लार्वे कैसे बनाता है? अपना जो ग्लैंड्स होते हैं वहां से सिक्रीशंस करता है। तो यहाँ पे जो आपका मल्टी वोल्टाइन लार्वे होगा, जो एक साल में बहुत सारी जनरेशंस देगा, वो 48 आवर्स के अंदर अंदर क्या करता है? स्पिनिंग करता है। ठीक है, ये टर्म क्लियर होगी सबको। देन हमने बोला कि राइप वॉर्म्स को जब भी हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे किसी नए उस पे, शीट पे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रोसेस को माउंटिंग बोल देते हैं, नई अप्लायंस पे जब भी उसको हम ट्रांसफर करेंगे। देन हमने बोला, ये तो फिर सारे एग्जांपल्स हैं, अभी हम टर्म्स पे आ रहे हैं कि डीनियर क्या होता है। तो डीनियर होता है कि जब भी हमने सिल्क के फिलामेंट की थिकनेस देखनी है कि सिल्क फिलामेंट की थिकनेस कितनी है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं जिसको हम डीनियर बोल देते हैं, थिकनेस को मेजर करने के लिए। जितना कम थिकनेस होगी, जितना कम नंबर डीनियर का होगा, उतना ही फाइन हमारे पास में धागा होता है। अब फाइन धागों की बात करते हैं तो सबसे फाइन धागा मलबरी सिल्क का होता है और सबसे कोर्स धागा तसर सिल्क का होता है। फिर हमने टर्म्स में बात की थी फाइबर डेंसिटी के बारे में। तो फाइबर डेंसिटी बताती है कौन सा लाइट है, कौन सा आपका थोड़ा सा हैवी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मूगा सिल्क जो है सबसे लाइट सिल्क होता है और मलबरी सिल्क में सबसे ज्यादा डेंसिटी हो जाती है सिल्क फाइबर्स की। देन हमने बात की थी रिलेबिलिटी की। रिलेबिलिटी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस फिलामेंट बनाना है, एक कॉन्टिन्यूस रील बनानी है
है ना। तो कॉन्टिन्यूस रील बनाने के लिए क्या किया जाता है, अनवाइंडिंग की जाती है धागे की, लेकिन कोकून टूटना नहीं चाहिए, सिंपल। उसी प्रोसेस को हम रिलेबिलिटी बोल देते हैं कि अनवाइंडिंग ऑफ फिलामेंट को अनवाइंड करना है, खोलना है, लेकिन वहां पे कोई कोकून टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अगला हमने क्या बोला, स्टिफलिंग। स्टिफलिंग हमने क्या बोला कि प्यूपा को मार देना। स्टिफलिंग क्या होता है, प्यूपा को मार देना ताकि शेल में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। लेकिन अगला हमने बोला सॉर्टिंग ऑफ कोकून्स। सॉर्टिंग ऑफ कोकून्स का मतलब होता है छांटना उसको, चाहे कलर के बेसिस पे, चाहे ग्रेड के बेसिस पे, जैसे भी देख रहे हो, डिजीज वाले को अलग कर रहे हो, उसको हमने क्या बोल दिया, सॉर्टिंग बोल दिया। अब सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिसिन की जब हम बात करते हैं, तो सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिसिन हम कैसे करते हैं, कुकिंग भी इसको हम बोल देते हैं कि हम इसको पकाना पड़ता है। कुकिंग मतलब कि हम क्या करेंगे, या तो ओपन पैन में डाल देंगे पानी में, गर्म पानी में, या तो हम क्या करेंगे, 3 पैन सिस्टम होता है जिसमें एयर का यूज किया जाता है, हॉट एयर का देन कोल्ड एयर का, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, कुकिंग की प्रोसेस बोल दिया। फिर हमने बात की ब्रशिंग ऑफ द कोकून की। तो ब्रशिंग में क्या होता है, जितने भी आपके उलझे हुए धागे उनको सुलझाना है, तो सॉफ्ट ब्रश से हम क्या करते हैं, जो भी उलझे हुए धागे होते हैं उनको सीधा करते हैं, जितने भी आपके एंटेंगल्ड फिलामेंट्स होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो एंटेंगल्ड लूज फिलामेंट्स को हम क्या बोल देते हैं, फ्लॉस बोल देते हैं। तो इन्हीं फ्लॉस की जो रिमूवल की प्रोसेस है उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्रशिंग बोल देते हैं। अगला अभी रीलिंग हमने अभी डिस्कस किया कि अनवाइंडिंग एंड कलेक्शन ऑफ द सिल्क फिलामेंट्स के, अनवाइंडिंग हम जो सिल्क फिलामेंट्स की कर रहे हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, रीलिंग बोल देते हैं। और जब एक या दो धागों का आप इकट्ठा करते हो तो उस प्रोसेस को हम थ्रोइंग बोल देते हैं। और हमें थ्रोइंग क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि हमें एक प्रॉपर सिंगल थ्रेड चाहिए होता है डिजायर्ड थिकनेस का, या डिजायर्ड डीनियर का मतलब है जितनी हमें डीनियर थिकनेस चाहिए। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कितना है, 14 डीनियर्स है। देन हमने बात की बेलिंग की। बेलिंग में सिंपल सा मतलब है कि हमने जो रॉ सिल्क है उसको निकाल के हमने इकट्ठा कर दिया, पैक कर दिया। तो ये जो रॉ सिल्क को जब हम निकाल के इकट्ठा कर देते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, इसके जो पैक्स बना देते हैं, है ना। तो जैसे कि 60 केजी के बेल की बात करें, वो वर्ल्ड वाइड आपके क्या किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इंडिया में जैसे 50 केजी का बनाया जाता है, ओके। तो इसको हमने क्या बोल दिया, बेलिंग बोल दिया। नेक्स्ट हमने बोला कि कौन कौन सी रेसेस हैं। अब प्रोसेस पे आते हैं। फिर हमने कुछ इंस्टीट्यूट्स की बात की, और फिर हमने जितनी भी प्रोसेस पढ़ी है उन सबको इकट्ठे पढ़ लिया कि किसका क्या मतलब है, किसका क्या मतलब है। कहाँ पे डाउट आ रहा है बच्चा, अभी भी आंसर क्यों गलत हो रहे हैं आपके, मुझे समझ नहीं आ रहा। पढ़ नहीं रहे हो क्या, जाके रिवाइज नहीं किया तो बता दो मुझे। अभी किया था रिवाइज, जाके किया था रिवाइज? एक यहाँ पे वर्ड लिखा है स्कीइंग। स्कीइंग का मतलब होता है सिल्क का गोल गुच्छा, कि जो लंबे धागे हैं उनका जो गोल सा हमने गुच्छा बनाया है उसको हम स्कीइंग बोल देते हैं, ठीक है। बताइए, अब किसी को किसी टर्म में डाउट हो तो बताओ मुझे। करें अगला टॉपिक शुरू। अभी किसी को डाउट है तो पूछ लो। चलिए, पेस्ट हमने पढ़ लिया, हमने इसके साथ में इसके डिजीजेस भी कवर कर ली। नाउ अब बात करते हैं लैक कल्चर की, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग लैक कल्चर की। यहां तक सबको क्लियर है? बताओ, सेरिकल्चर समझ में आया? जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, सब कुछ मैंने आपको इस प्रेजेंटेशन में नोट्स में डाल दिया है। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, फैक्ट्स को डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से। और जैसे कि एक डिजीज में मैंने आपको बोला कि बैक्टीरियल डिजीज है, उसको भी आपने नोट कर लेना है ना, वो भी आपने अच्छे से नोट कर लेना है। उसको मैं यहाँ पे चलो क्लियर ही कर दूंगी, है ना, लिख ही दूंगी, वहां पे साफ साफ लिख दिया है वैसे तो। चलिए, सो अब हम बात करेंगे लैक कल्चर के बारे में। लैक कल्चर का मतलब क्या होता है कि हम लैक इंसेक्ट की रियरिंग कर रहे हैं। लैक इंसेक्ट क्या होता है, कैसा इंसेक्ट होता है जो क्या करता है, जैसे एक हमारे पास में
मान लो कोई टहनी है, अब टहनी पे एक इंसेक्ट जाएगा और वहां पे क्या करेगा, एग लेइंग कर देगा। वो जो एग्स लेड होंगे वो क्या करेंगे, निम्फ्स बनाएंगे, और ये निम्फ्स क्या करेंगे, क्रॉल करेंगे, जिसको हम क्रॉलर स्टेज बोलते हैं, और अपने लिए एक सुटेबल साइट ढूंढेंगे। और सुटेबल साइट ढूंढने के बाद में क्या करेंगे, वहां पे फीड करेंगे और सैप को वहां से क्या करेंगे, सक करेंगे। अब जब ये वहां पे फीड करते हैं या सैप को सक करते हैं तो कुछ बॉडी से सिक्रीशंस निकालते हैं, और जब भी ये बॉडी से सिक्रीशंस निकालेंगे वो जैसे एयर के कांटेक्ट में आती हैं वो हार्ड हो जाती हैं। और ये जो हार्डन एनक्रस्टेशन है ना, इसी को लाख बोला जाता है। इसी लाख की क्या की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है, और प्रोसेसिंग के बाद में यही लाख को हम कहाँ यूज करते हैं, अलग अलग चीजों में यूज करते हैं। जैसे आपने लाख की चूड़ियां सुनी होंगी, ग्रामोफोन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और अलग अलग डाई में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो लाख के बहुत सारे यूजेस हैं, डाई में यूज किया जाता है, ग्रामोफोन में यूज किया जाता है, कोई बैंगल्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, राइट। तो ये जो रियरिंग ऑफ लैक इंसेक्ट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक। अब लैक के भी कमर्शियल प्रोडक्ट होते हैं। आपने सुना होगा कि लैक का जो कमर्शियल प्रोडक्ट है वो क्या है, शेलक है। लैक का जो कमर्शियल प्रोडक्ट है वो क्या है, शेलक है। ठीक है, तो उससे भी क्वेश्चन आता है। क्या बोल रहे हैं बेटा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं, नो क्या बोल रहे हैं, लिख के बता दो ना, ऐसे पता नहीं चल रहा है, नो क्या बोल रहे हो बेटा। बोलो, नो क्या बोल रहे हो। पूछती हूँ तो आप बताते नहीं हो, है ना। हाँ जी, क्या बोल रहे हो, नो। बताओ बताओ, बताइए। अब बोल नहीं रहे हो, देखो यहाँ पे अब कोई बच्चा था, कुछ बच्चे क्लियर बोल रहे हैं, कुछ यस बोल रहे हैं, और कोई एक बच्चा जो बार बार नो कर रहा है। अच्छा, नो डाउट बोल रहे हैं। अब मुझे कैसे अब यस, ओके फाइन, ठीक है। पता क्या, जब आपको ना टॉपिक करवा रहे होते हैं और वहां से अगर कुछ भी ऐसे आपके मैसेजेस आते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, अभी क्लियर कर दें, अभी आपको बता दें, है ना। तो मैं इसीलिए आपसे पूछ रही थी कि नो क्या बोल रहे हो। ठीक है फाइन, चलिए लैक कल्चर की हम बात करें। तो जब भी हम लैक की बात करते हैं ना, जो ओनली अगर हम बात करें रेजिन की, जो एनिमल ओरिजिन का है, तो एनिमल ओरिजिन की अगर हम रेजिन की बात करते हैं वो कौन सा, लाख है। ठीक है, नेचुरल रेजिन आप बोल सकते हो उसको। और ये जो लाख होते हैं बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। लाख की अगर हम बात करते हैं, संस्कृत भाषा से इसका शब्द लिया गया है, और लाख जो वर्ड है वो कहां से डिराइव्ड है, लक्ष्य वर्ड से। ठीक है, लाख का जो शब्द है वो कहां से लिया गया है, लक्ष्य शब्द से लिया गया है। और लक्ष्य शब्द का मतलब होता है कि 1 लाख, क्योंकि लाख के इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लक्ष्य का मतलब होता है 1 लाख से ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कमर्शियल प्रोडक्ट जो लाख का होता है वो क्या होता है, शेलिक होता है। कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ लाख को हम क्या बोल देते हैं, शेलिक बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि पूरा तो नहीं कवर हो पाएगा, फिर भी मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे दिखा देती हूँ। अगर हम लैक की बात करते हैं तो लैक कौन से ऑर्डर में आता है, हेमिप्टेरा में। अब हेमिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट्स क्या करते हैं, सैप को सक करते हैं, और हेमिप्टेरा में क्या बनते हैं आपके, बेसिकली निम्फ्स बनते हैं। जो यंग वंस होते हैं हेमिप्टेरा के, क्या बताया था, निम्फ्स होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो लैक होता है ये कैरिडे फैमिली को बिलोंग करता है, और ऑर्डर क्या है यहाँ पे आपका, हेमिप्टेरा ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें से भी हम बात करते हैं कि इंडिया में जो जेनरा प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं। एक केरिया जेनरा इंडिया में प्रेजेंट है, और दूसरा पैराटेकार्डिया जीनस इंडिया में प्रेजेंट है। एक कैरिया है और एक कौन सा है, पैराटेकार्डिया है। आपने बहुत कॉमनली लैक का नाम सुना होगा, कैरिया स्पीशीज करके, है ना। अब लैक की अगर हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं
तो छोटे छोटे क्रॉलिंग इंसेक्ट्स, जैसा मैंने बोला कि शुरू में ये क्या करते हैं, अपनी साइट को ढूंढते हैं, जैसे इनको साइट मिलेगी वैसे ये क्या करेंगे, वहां पे अपने माउथ पार्ट्स को इंसर्ट करेंगे और वहीं पे स्टिक हो जाएंगे एक पर्टिकुलर साइट पे और सिक्रीशंस को रिलीज करेंगे। और उन सिक्रीशन से क्या होगा, जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आएगी वैसे ही वो सिक्रीशन सूख जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाक बोलते हैं। और उसी लाक की हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टिक देख रहे हो, यहाँ पे क्या की जा रही है, इनोकुलेशन की जा रही है। इनोकुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी लाक का इंसेक्ट होता है ना, जो ब्रूड होते हैं यानी कि यंग स्टेजेस जो होती हैं, उसको हम क्या करते हैं, नई टहनी पे टाई कर देते हैं, ताकि उसको एक होस्ट प्लांट हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। जब भी हम ब्रूड को एक नया होस्ट प्लांट प्रोवाइड करते हैं या होस्ट प्लांट देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोसेस को इनोकुलेशन। तो इनोकुलेशन में क्या होता है, जो भी ब्रूड होता है उसको हम क्या करते हैं, नया होस्ट प्लांट देते हैं। अब जब भी हम इनोकुलेशन करते हैं, अलग अलग तरीके हैं, जैसे देखो इस तरह से बांध दिया जाता है, या लेटरली ऐसे बांध दिया जाएगा, या फिर इस तरह से हम इंटरफेस उसमें कर देंगे, है ना। इनोकुलेशन भी मतलब कि जो तरीके होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, इसको लाक को बांधा जाता है, लकड़ी को बांधा जाता है। इसके अलावा अगर हम लैक में बात करें कि लैक की कॉम्पोजिशन क्या क्या है, तो लैक में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, एक तो रेजिन पाया जाता है, डाई पाई जाती है, वैक्स पाया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल पाया जाता है और वाटर पाया जाता है। तो लैक रेजिन की कॉम्पोजिशन सबसे ज्यादा होती है 75%। तो लैक को हम रेजिन की फॉर्म में भी लेते हैं, डाई के लिए भी यूज करते हैं, है ना। लेकिन अब आजकल आपको पता है कि मार्केट में मेनली बहुत सारी अलग अलग डाइज आपकी प्रेजेंट है, तो इसीलिए जो लैक का मेन यूज है वो रेजिन तक है। जो मेन हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पे ना, वो रेजिन है। तो रेजिन जो है 75% है, डाई जो है वो 5 से 6% है, वैक्स 6% है, एल्ब्यूमिनियस मटेरियल 4% है, और वाटर कितना है, 12 से लेकर 13% यहाँ पे पानी पाया जाता है। ठीक है, लैक की ये कॉम्पोजिशन है। चलिए, दैट्स इट। ठीक है, अब बाकी जो हमारा टॉपिक है वो पूरा ही करवाना पड़ेगा शुरू से लेकर एंड तक, तो वो आपका कल ही कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, लैक वाला ये पूरा टॉपिक हम कल कवर करेंगे। ठीक है जी, अब बताओ कोई डाउट है या कुछ भी ऐसा तो बताइए। अभी तक जो पढ़ा उससे भी अगर कोई डाउट है तो भी बताइए, है तो बताओ। क्वेश्चंस बता दिए थे मैंने आपको शुरू में ही। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जब हम मलबरी प्लांट्स की बात कर रहे हैं ना, इसमें यही लिख देती हूं, जब हम मलबरी की बात कर रहे हैं ना, तो मलबरी का भी पेस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे आता है एक पिंक मिलीबग। ठीक है, इसको लिख लीजिए कि जो पिंक मिलीबग है ये आपका मलबरी का पेस्ट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पेस्ट है, इसको लिख लीजिए। इसको लिख लो फटाफट से, पिंक मिलीबग। ठीक है, अगला पॉइंट, जो इंडियन ट्रॉपिकल तसर है, वो जो तसर वाला हमने पढ़ा है ना, एंथेरिया अमाइलेटा, ये आपका इंडियन ट्रॉपिकल तसर है। ठीक है, जबकि अगर आप ओक तसर की बात करते हो, ये आपका टेम्परेट तसर है। ठीक है, ये करवाई देती हूं, ये आपका टेम्परेट तसर है। डबलिंग होता है बेटा थ्रोइंग, जब हम धागों को इकट्ठा कर देते हैं एक धागा बनाने के लिए, उसको हम डबलिंग बोलते हैं। ठीक है, लिख लीजिए पॉइंट भी कि जो ओक तसर है वो आपका कैसा है, टेम्परेट तसर है, इंडियन टेम्परेट तसर है। ओके,
लिख लो ये पॉइंट। और जो परनई वाला है, एंथेरिया परनई करके, ये आपका चाइनीज तसर भी इसको बोलते हैं, इसको हम चाइनीज तसर भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए कुछ पॉइंट्स। एंथेरिया यमामल ये आपका जापान तसर है, जापानीज तसर है। ठीक है, ये भी लिख लो, जब चाइनीज लिखा तो जापानीज भी लिख लो। ठीक है, ये क्या है आपका जापानीज तसर है। एक आपका है फगारा सिल्कवॉर्म, जो आपका चाइना में पाया जाता है एंड सूडान में। एक ये पॉइंट भी लिख लो। ठीक है, ठीक है। अब जितने भी बाकी के इसमें सिल्क से रिलेटेड चीजें हैं, जो भी एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे आपको सिद्धेश्वर सर करवाएंगे बीच में। जितना हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता था उतना मैं कवर करवा चुकी हूँ। एपीकल्चर, सेरिकल्चर, लैक कल्चर, ये टॉपिक सर ने दोबारा करवाने हैं आपको, क्योंकि उनको इन डेप्थ भी कुछ चीजें आपको बतानी है। ठीक है, तो जितना हमारा यहाँ का टॉपिक बनता था, एपीकल्चर हमने कर लिया कवर, सेरिकल्चर भी कवर कर लिया, और इजी टॉपिक्स हैं, आपने कभी ना कभी इनको पढ़ा भी जरूर होगा। बस कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हमने ऐड किए हैं, कुछ क्या सारे पॉइंट्स ऐड किए हैं, आप यहाँ से पूरा रेफर कर सकते हो। और इसके अलावा अब हम जो कवर करेंगे वो है लैक कल्चर, और हम कवर करेंगे पॉलीफेगस पेस्ट। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं कि आराम आराम से 1.5 घंटे में हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, मतलब 2 टॉपिक 3 टॉपिक जितने भी कवर हो रहे हैं, तो बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो अगर इन केस 1-2 क्लासेस हमें एक्स्ट्रा लेनी पड़े, क्योंकि टॉपिक्स देखो बहुत सारे हैं और धीरे धीरे ही कवर हो रहे हैं, इसी टाइम पे रोज अगर जैसे मान लो आपका सिलेबस 16 को खत्म होना है, लेट सपोज अगर इन केस हमें जरूरत पड़ी और हमारा सिलेबस अगर 18 को भी खत्म होता है तो चलेगा, इन केस अगर हमें नीड हुई, है ना। क्योंकि देखो टॉपिक्स तो आराम से कवर करने हैं तसल्ली से। नो बोल रहे हैं, है ना, कि नहीं मैम नहीं चलेगा, चलेगा ना इतना सा तो। एक आधी क्लास जिसमें हम सारे पेस्ट वगैरह सब कुछ कवर कर लें, नहीं तो मेरा क्या, पढ़ते रहना, खुद मैं दे दूंगी असाइनमेंट आपको कि पढ़ो जाओ। पढ़ लोगे खुद, बताओ, कर लोगे सारे टॉपिक खुद कवर? नहीं कर पाओगे ना। हाँ तो बस ठीक है, फिर इसके लिए अगर आपको, हाँ नहीं कर पाओगे मुझे पता है, इसके लिए अगर इन केस, वैसे तो मैं पूरा ट्राई करूंगी कि ऑन टाइम ही आपकी क्लास खत्म हो, लेकिन इन केस अगर ऐसा होता है कि हमें जरूरत पड़ती है एक आधी क्लास की, तो हम एक आधी क्लास एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जल्दी में आपकी चीजें बिल्कुल ही ऐसी हो जाएं, वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, आराम से हर एक चीज कवर करवाना चाहती हूँ, कोई टॉपिक में छोड़ना नहीं चाहती। ठीक है, इसलिए मैं कोई टॉपिक नहीं छोड़ना चाह रही हूँ। अदरवाइज मुझे क्या है, अगर आपको नहीं देनी है क्लास तो मैं यही बोल दूंगी सीधा कि नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं, पॉलीफेगस पेस्ट खुद पढ़ लेना। लेकिन मुझे पता है फिर उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा पेस्ट पॉलीफेगस है क्या है ना। इसीलिए मैं अपने तरीके से सब कुछ आपको करवा रही हूँ, जिस तरह से मैं चलती हूँ उसी तरह से पूरा कवर करवा रही हूँ। ठीक है, वैसे तो ऐसा होगा, चांसेस थोड़े से हैं वैसे तो होने के, लेकिन अगर इन केस ऐसा होता है तो रेडी रहना 1-2 एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें किसी को भी। और वैसे हम टाइमली कोशिश करेंगे सब कुछ खत्म करने का, हमारी कोशिश यही रहेगी कि सब कुछ ऑन टाइम खत्म हो, लेकिन इन केस अगर ऐसा होता है तो 1-2 क्लासेस तो आप दे सकते हो मुझे, है ना। ठीक है जी, किसी को दिक्कत नहीं है ना? ओके गुड। चलिए, अब आपके लिए कल के लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि जितना आपने अभी तक पढ़ा है रिवाइज करो, सेरिकल्चर पूरा पढ़ के आना है, सेरिकल्चर और एपी भी, सारा A to Z जितना भी पढ़ा है, प्रोसेस से लेके एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। कल आपको हर एक नाम पता होना चाहिए, हर एक प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, हर एक फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए।
ज्यादा होमवर्क नहीं दे रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ सेरिकल्चर दे रही हूँ, A to Z सेरिकल्चर, जितनी भी चीजें A to Z पता होनी चाहिए, दैट्स इट। इतना तो आप कर ही लोगे, है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। और कल हम लैग कल्चर, आज हमने स्टार्ट कर दिया है, कल हम लैग कल्चर और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और जितनी भी चीजें हैं सारी कंप्लीट करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, ओके।